चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आईएस 23 बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड कवर कर रहे थे और अब तक के लेक्चर्स के अंदर हमने सबसे पहले तो बोरिंग कॉस्ट की डेफिनेशन समझी कि बोरिंग कॉस्ट कहते किसे हैं। फिर बोरिंग कॉस्ट आईएस 23 के स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव समझा कि आईएस 23 का स्टैंडर्ड क्या कहता है, क्यों बनाया गया, क्यों लाया गया है। इसी के साथ साथ हमने एक टर्म समझी थी दैट इज कॉल्ड क्वालिफाइंग एसेट, और लास्ट क्लास में हमने स्पेसिफिक बोरिंग का कॉन्सेप्ट समझा था कि स्पेसिफिक बोरिंग के केस में हम बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो मैं क्विकली रिकैप करवा दूं कि जो हमने अब तक अपने आईएस 23 के बारे में चीज़ें डिस्कस की, और फिर आज हम जनरल बोरिंग डिस्कस कर रहे होंगे कि जनरल बोरिंग्स कहते किस हैं और जनरल बोरिंग्स के केस में किस तरह से बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कैलकुलेट की जाएगी। देखें, सबसे पहले अगर हम बोरिंग कॉस्ट की बात करें तो बोरिंग कॉस्ट का आसान सा मतलब है कि अगर एक कंपनी फंड्स बोरो करती है तो उन बोरोड फंड्स के ऊपर, उस उधारी के ऊपर, उस लोन के ऊपर कंपनी को जो भी कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, दिस इज सिंपली बोरिंग कॉस्ट। उन बोरोड फंड्स के ऊपर, उस लोन, उस उधारी के ऊपर कंपनी को जो भी इंटरेस्ट, मार्कअप, बैंक चार्जेस, लोन प्रोसेसिंग फी, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, यानी कि फंड्स को बोरो करने से एसोसिएटेड जितनी भी कॉस्ट है, इसे हम बोरिंग कॉस्ट कह रहे होंगे। अब आईएस 23 हमें यह कहता है कि अगर एक कंपनी कोई क्वालिफाइंग एसेट कंस्ट्रक्ट या मैन्युफैक्चर करवाए, अगर एक कंपनी कोई क्वालिफाइंग एसेट कंस्ट्रक्ट करवा रही है, मैन्युफैक्चर करवा रही है, प्रोड्यूस करवा रही है, और उस क्वालिफाइंग एसेट को फाइनेंस करने के लिए कंपनी कोई बोरिंग्स लेती है, तो उस बोरिंग्स के ऊपर जो भी बोरिंग कॉस्ट आएगी, इससे आप पीएनएल में डायरेक्टली एक्सपेंस आउट नहीं करोगे, बल्कि अपने क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर रहे होंगे। आम हालात में एक कंपनी जो भी लोन वगैरह लेती है, उस पर जो भी इंटरेस्ट आता है वो पीएनएल में एक्सपेंस आउट हो जाता है। लेकिन अगर कोई लोन लिया जा रहा है, लेकिन अगर कोई बोरिंग्स की जा रही है किसी क्वालिफाइंग एसेट को कंस्ट्रक्ट या मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो इस बोरोइंग के ऊपर जो भी बोरिंग कॉस्ट आएगी, इसे हम क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर रहे होंगे। सर, हमने समझा था क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है। सर, क्वालिफाइंग एसेट कोई भी एसेट हो सकता है, चाहे वो कोई हैवी प्लांट एंड मशीनरी हो, चाहे वो कोई बिल्डिंग हो, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो कोई ऐप हो, कोई भी एसेट जिसको मैन्युफैक्चर करने में, जिसको प्रोड्यूस करने में अगर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, इस एसेट को हम क्वालिफाइंग एसेट कह रहे होंगे। फॉर द सेक ऑफ एग्जाम, अगर किसी एसेट को बनाने में 6 महीने से ज़्यादा का अर्सा लगता है, इसे हम कहेंगे कि ये सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है और इस एसेट को हम क्वालिफाइंग एसेट कह रहे होंगे। अब आईएस 23 में जब हम बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज की बात करते हैं, तो हमारे पास दो तरह की बोरिंग्स होती हैं। वन इज कॉल्ड स्पेसिफिक बोरिंग, जिसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एंड सेकंड इज कॉल्ड जनरल बोरिंग, जिस पे हम आज बात करेंगे। स्पेसिफिक बोरिंग का अगर मैं रिकेप करवाऊं तो आईएस 23 ये कहता है कि अगर क्वालिफाइंग एसेट को कंस्ट्रक्ट या मैन्युफैक्चर करने के लिए स्पेसिफिकली कोई लोन लिया गया, यानी कि लोन लिया ही इस पर्पस के लिए है, लोन लिया ही इस नियत के साथ है कि इससे क्वालिफाइंग एसेट मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस किया जाएगा, तो इससे हम स्पेसिफिक बोरिंग कह रहे होंगे। स्पेसिफिक बोरिंग के केस में हम बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले अपनी स्पेसिफिक बोरिंग पे मार्कअप कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। फिर जो भी स्पेसिफिक बोरिंग का सरप्लस फंड है, देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब हम बोरिंग करते हैं किसी एसेट को बनाने के लिए, तो ऐसा बहुत कम होगा कि सारा खर्चा डे वन पे ही हो जाए। खर्चा हम थोड़ा थोड़ा करके वक्त के साथ साथ कर रहे होते हैं। तो ओवर द पीरियड जो भी हमारे पास सरप्लस फंड्स होते हैं, उन्हें हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। अब सरप्लस फंड को इन्वेस्ट करके आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी, जो भी टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी, इससे आप अपनी टोटल बोरिंग कॉस्ट से माइनस करेंगे, तो आपके पास बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड आ जाएगा। आपके पास बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड आ जाएगा। क्लियर यहां तक बात। इसके बाद अब सेकंड कैटेगरी पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड जनरल बोरिंग। जनरल बोरिंग का क्या मतलब है। सर, ऐसी बोरिंग्स जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ क्वालिफाइंग एसेट के लिए ना की गई हो। देखिए, प्रैक्टिकली जब आप किसी बैंक के पास लोन लेने जाते हो ना, तो आप बैंक को बताते हो कि यार हमें ये लोन क्यों चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं और आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हैं, तो हम उनको बताएंगे कि यार हमें कार लोन चाहिए, हमें हाउस लोन चाहिए, या हमें किसी और स्पेसिफिक पर्पस के लिए लोन चाहिए। इसी तरह जब कंपनीज भी लोन वगैरह लेने के लिए जाती है, तो वो बैंक को रीज़न बता रही होती है कि भाई हमें फला एसेट एक्वायर करना है, हमें फला बिल्डिंग खरीदनी है, हमें फला काम करना है, इसके लिए हम बैंक लोन ले रहे हैं। प्रैक्टिकली ऐसा भी होता है कि कंपनीज अपने बिजनेसेस को रन करने के लिए, मैनेज करने के लिए भी जनरल लोन लेती है। यानी कंपनी बैंक से ये कहेगी कि भाई हमें अपने बिजनेस के लिए लोन चाहिए। अब बिजनेस के लिए लोन चाहिए, इसका मतलब है कि कंपनी उस लोन से अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी दे सकती है, अपने बिजली के बिल भी अदा कर सकती है,
अपनी बिल्डिंग का किराया भी दे सकती है और बिजनेसेस के बाकी सारे एक्सपेंसेस भी कर सकती है। तो अगर कंपनी ने कोई जनरल बोरिंग कर रखी है, यानी कि उस बोरिंग का कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नहीं है, अपने जनरल खर्चों के लिए कर रखी है, और उस बोरिंग से कंपनी क्वालिफाइंग एसिड पे भी खर्चा करती है, उस बोरिंग से कंपनी क्वालिफाइंग एसिड पे भी खर्चा करती है, तो इसे हम जनरल बोरिंग कह रहे होंगे, इसे हम जनरल बोरिंग कह रहे होंगे। क्या कहता है? जनरल बोरिंग्स आर फंड्स बोरोड फॉर वेरियस पर्पसेस। एक ऐसा फंड, एक ऐसा फाइनेंस जो हमने बहुत सारे पर्पसेस के लिए बोरो किया, एंड दे आर यूज्ड अपार्ट फ्रॉम दीज पर्पसेस आल्सो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसिड। और उसी फंड से हम क्वालिफाइंग एसिड भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और बाकी सारे पर्पसेस भी कर रहे हैं, तो इसे हम जनरल बोरिंग कह रहे होंगे। अब जनरल बोरिंग के केस में बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, मैं थ्योरी रीड करूं, बेहतर है कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आपको ये थ्योरी अच्छे से समझ आ जाएगी। यहां देखिएगा, हम जनरल बोरिंग्स की कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं, तो हमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से खुद ही समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है ABC, सही है, इसने ऑलरेडी एक बैंक से लोन ले रखा है, लेट्स से 50 मिलियन, और ये लोन कंपनी ने जनरल लोन लिया हुआ, यानी कंपनी इससे बहुत सारे काम करती है। कंपनी इस लोन से अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी पे करती है, कंपनी इस लोन से अपने यूटिलिटी बिल्स वगैरह भी पे करती है, कंपनी इस लोन से बाकी सारे एक्सपेंसेस भी करती हैं, और कंपनी ने क्या करा, इसी लोन से एक क्वालिफाइंग एसिड की कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर दी। फॉर एग्जांपल इस कंपनी को अपने लिए एक ऑफिस बिल्डिंग बनानी है, अपने लिए एक ऑफिस बिल्डिंग बनानी है, सही है। ये जाती है बिल्डर के पास और बिल्डर से कहती है कि भाई हमें एक बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डर कहता है ठीक है, हम एक साल के अंदर आपको ये बिल्डिंग रेडी करके दे देंगे, 1 साल का टाइम लगेगा, 1 साल के अंदर ये बिल्डिंग रेडी हो जाएगी। और बिल्डर इनको कहता है कि भाई आपको हमें पेमेंट करनी होगी इस तरह से, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2026 पे, 1 अप्रैल 2026 पे और 1 अक्टूबर 2026 पे। बिल्डर ये कहता है कि बिल्डिंग को बनाने में टोटल कॉस्ट आएगी 10 मिलियन, टोटल 1 करोड़ रुपए का खर्चा होगा, और ये 1 करोड़ रुपए आपने हमें टुकड़ों में देने। फॉर एग्जांपल बिल्डर ये कहता है कि सबसे पहले आप हमें 3 मिलियन पे करेंगे, फिर आप हमें 5 मिलियन पे करेंगे, और फिर आप हमें 1 अक्टूबर पे रिमेनिंग 2 मिलियन पे कर देंगे। बिल्डर ने इनको ये पेमेंट शेड्यूल बना के दे दिया कि 1 जनवरी 2026, 1 अप्रैल 2026 और 1 अक्टूबर 2026 आपने 3, 5 और 2 मिलियन पे करना है। अच्छा, ये जो मैंने बैंक लोन लिया था ना, लेट्स से कि इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट था 15%, इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट था 15%। अब देखें, लोन है 50 मिलियन का, क्वालिफाइंग एसिड पे खर्चा कितना होगा सर? क्वालिफाइंग एसिड पे खर्चा होगा 10 मिलियन। तो इसका मतलब है कि ये तो समझ आ गया कि ये कोई स्पेसिफिक बोरिंग नहीं है, ये जनरल बोरिंग है। एक तो हम इससे बाकी सारे खर्चे भी कर रहे हैं, लोन का अमाउंट डिफरेंट है, क्वालिफाइंग एसिड का खर्चा डिफरेंट है। स्पेसिफिक बोरिंग में ऐसा नहीं था। स्पेसिफिक बोरिंग में हमने अब तक जो एग्जाम्पल देखी, जितना खर्चा हो रहा था हम उतना ही लोन ले रहे थे। अगर हमें 100 मिलियन का एसिड बना रहे हैं तो हम 100 मिलियन का लोन ले रहे थे, अगर हमें 50 मिलियन का एसिड बनाना है तो 50 मिलियन का लोन ले रहे थे। लेकिन जनरल बोरिंग से चूंकि बाकी खर्चे भी किए जा रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसिड डिफरेंट है, लोन का अमाउंट डिफरेंट है, और इस अमाउंट से हम बाकी एक्सपेंसेस भी पे कर रहे हैं। अगर ये स्पेसिफिक बोरिंग होती, तो हम क्या करते? सर हम इस 1 साल का इंटरेस्ट लेते, जो भी सरप्लस फंड्स होते उससे हम इन्वेस्ट कर देते, जो भी इन्वेस्टमेंट इनकम आती उसे बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज से कम कर देते। लेकिन जनरल बोरिंग के केस में ऐसा नहीं होगा। जनरल बोरिंग के केस में आपने ये लोन स्पेसिफिकली इस क्वालिफाइंग एसिड के नहीं लिया, आपने ये लोन बहुत सारे पर्पसेस के लिए लिया है, जिसमें से क्वालिफाइंग एसिड भी एक पर्पस है। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक सिंपल सी टाइमलाइन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 26, 1 अप्रैल 26, 1 अक्टूबर 26 और ये हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर 2026। इस 1 साल के अरसे में बिल्डर ने कहा कि मैं आपको ये बिल्डिंग रेडी करके दे दूंगा, आप मुझे इन डेट्स पे पेमेंट कर दीजिएगा।
यानी कि अगर मैं पेमेंट्स को प्लॉट करूं तो हमें पेमेंट्स कब कब करनी है? सर हमें 3 मिलियन 1 जनवरी पे करना है, हमें 5 मिलियन 1 अप्रैल पे करना है, और हमें 2 मिलियन 1 अक्टूबर पे करना है। अब जनरल बोरिंग के केस में हम बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर हम सिंपली ये करेंगे कि हमने जिस दिन एक्चुअली पेमेंट की उस दिन से हम इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू करेंगे, उस दिन से हम इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना शुरू करेंगे। हमने जिस दिन जो पेमेंट की है हम उस दिन से एक्चुअली इंटरेस्ट वर्कआउट करना शुरू करेंगे। देखिए लोन तो मैंने पहले से लिया हुआ है, मुझे नहीं पता लोन कब से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन मैंने जिस दिन जो पेमेंट की है सिर्फ उसी पेमेंट पे जो इंटरेस्ट बनेगा वो मैं कैपिटलाइज करूंगा। क्या मतलब? यहां देखो, सबसे पहले मैंने 3 मिलियन की पेमेंट की है 1 जनवरी पे। तो मैं क्या करूंगा? 3 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय, अब कितने अरसे तक ये 3 मिलियन की पेमेंट हमने लोन से फाइनेंस की है? सर ये 3 मिलियन की पेमेंट हमने सबसे शुरू में की है ना, तो पूरे 12 महीने ये 3 मिलियन हमारा लोन इस खर्चे में यूज हुआ है। पूरे 12 महीने के अरसे में ये 3 मिलियन का अमाउंट हमारा लोन से इस्तेमाल हुआ है। तो इस 3 मिलियन पे मैं पूरे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लूंगा। फिर हमने 5 मिलियन की पेमेंट की। सर 5 मिलियन की हमने पेमेंट कब की है? सर 5 मिलियन की पेमेंट हमने 1 जनवरी पे नहीं, हमने 1 अप्रैल पे की है। तो अब 1 अप्रैल से लेकर ईयर एंड तक या कंस्ट्रक्शन जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक कितना अरसा है? सर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये कितने बनते हैं? 9 मंथ्स। तो अब इस पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 12 मंथ्स का नहीं 9 मंथ्स का कैलकुलेट होगा। फिर हमने तीसरी पेमेंट की 2 मिलियन की। सर ये कब की है हमने? सर 2 मिलियन की हमने पेमेंट की है 1 अक्टूबर पे, और कंस्ट्रक्शन हमारी 31 दिसंबर तक चल रही है। तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सर ये बनते हैं 3 महीने। इस पे हम 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे होंगे। अच्छा देखिए, मैं यूं भी कर सकता हूं, जरूरी नहीं कि मैं कैलकुलेशन का कोई एक ही तरीका है, मैं कैलकुलेशन डिफरेंट वे में भी कर सकता हूं। मैं यूं भी कर सकता हूं कि यार मैंने यहां पर 3 मिलियन की पेमेंट की, तो अभी मेरा लोन कितना इस्तेमाल हुआ है? 3 मिलियन। कितने अरसे तक के लिए? सर जनवरी, फरवरी और मार्च। फिर मार्च के बाद मैंने 1 अप्रैल पे मजीद 5 मिलियन की पेमेंट कर दी, तो मेरा लोन यूटिलाइज कितना हो गया? 8 मिलियन। तो मैं ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकता हूं कि पहले मैं 3 मिलियन लूं, इस पे 15% कैलकुलेट करूं 3 मंथ्स का, क्योंकि इन 3 महीनों में मैंने सिर्फ 3 मिलियन यूज किए थे। फिर मैंने 5 मिलियन मजीद यूज किए, तो अब मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? मेरा टोटल यूटिलाइजेशन कितनी हो गई? 8 मिलियन। अच्छा 8 मिलियन की यूटिलाइजेशन कितने अरसे तक रही? सर 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने तक। तो मल्टीप्लाई बाय 6/12। फिर आपने मजीद 2 मिलियन की पेमेंट की, तो अब आपकी लोन की यूटिलाइजेशन कितनी हो गई? सर अब हमारी लोन की यूटिलाइजेशन हो गई 10 मिलियन। और ये 10 मिलियन कितना अरसा हमारा चला? सर ये 10 मिलियन 3 महीने के लिए लोन रहा, या 3 महीने तक हमारी कंस्ट्रक्शन चली। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने। अब हमारे ऊपर है कि हम जैसे कन्वीनियंट हो हम वैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट द बोथ ऑफ द वर्किंग्स, दोनों वर्किंग से हमें सेम रिजल्ट्स मिल रहे होंगे। मैं आने वाले वक्तों में इस वर्किंग को ज्यादा प्रेफर करूंगा रादर देन दिस वर्किंग। इसकी एक रीजन है, लेकिन आप दोनों तरीके में से जिस भी तरीके से कंफर्टेबल हो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, दोनों में हमारे पास सेम रिजल्ट्स आने चाहिए। हम आगे जाकर ये वाला मेथड फॉलो कर रहे होंगे जिसमें हम पेमेंट्स को क्यूमुलेट करते जाएंगे। मैं कैलकुलेशन परफॉर्म करता हूं। ये आ गया 0.45, ये आ गया 0.5625, और ये आ गया 0.075।
इन तीनों को ऐडअप करें तो 0.45, 0.5625, 0.075, ये आ गया 1.0875। पैरेलल कैलकुलेशन करूं तो 3 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 3/12, ये आ गया 0.1125। 8 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 6/12, ये आ गया 0.6। और 10 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 3/12, ये आ गया 0.375। इन तीनों को टोटल करें तो ये सेम आंसर आएगा, दैट इज 1.0875। कर किसी ने कहा सर, किसी ने कहा कि सेकंड वाली वर्किंग थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है। कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, मैं देखो रिपीट करता हूँ। देखो हमारे पास 50 मिलियन का बैंक लोन था जिस पे 15% का इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा था। इस लोन से हम बहुत सारे काम कर रहे थे इंक्लूडिंग क्वालिफाइंग एसेट। तो चूंकि ये लोन स्पेसिफिकली क्वालिफाइंग एसेट के लिए नहीं लिया गया, बहुत सारे कामों के लिए लिया गया है, तो मैंने कहा कि ये जनरल बोरिंग है। मैंने कहा ये जनरल बोरिंग है। अब हमें अपने एक ऑफिस के लिए बिल्डिंग बनानी है। हमने 10 मिलियन का खर्चा एस्टिमेट किया। बिल्डर ने हमें कहा कि 10 मिलियन का खर्चा आएगा, 1 साल का अर्सा लगेगा, बिल्डिंग रेडी हो जाएगी। और बिल्डर ने हमें कहा कि यार ये जो पेमेंट है ना, आप हमें इस तरह से पेमेंट शेड्यूल बना के दे दिया कि आपको शुरू में 3 मिलियन पे करने होंगे, 3 महीने बाद 5 मिलियन पे करने होंगे और 6 महीने बाद 2 मिलियन पे करने होंगे। मैंने एक टाइमलाइन बनाई और अपनी पेमेंट्स को यहाँ प्लॉट कर दिया। अब मैं पूरी अमाउंट पे एक साथ इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करूंगा। स्पेसिफिक बोरिंग में मैं क्या करता था, स्पेसिफिक बोरिंग में जो भी लोन की अमाउंट होती थी उस पर मैं पूरा इंटरेस्ट एक साथ कैलकुलेट कर लेता था। और फिर जो सरप्लस फंड आता था उस सरप्लस फंड पे इन्वेस्टमेंट इनकम को माइनस करता था। जनरल बोरिंग में हम ऐसा नहीं करेंगे। जनरल बोरिंग में हम क्या करेंगे कि हम जो खर्चा करेंगे सिर्फ उस अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, सिर्फ उस अमाउंट पे बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट की जाएगी। कैसे? देखो 3 मिलियन की पेमेंट आपने यहां की है, तो ये 3 मिलियन पूरे 12 महीने आउटस्टैंडिंग था, तो मैंने 3 मिलियन पे 12 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। ये 5 मिलियन की पेमेंट आपने यहां की है, तो ये 5 मिलियन 9 महीने आउटस्टैंडिंग था, तो 5 मिलियन पे मैंने 9 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। ये 2 मिलियन की पेमेंट आपने यहां की है, ये सिर्फ 3 महीने आउटस्टैंडिंग था, तो इस पर 3 महीने का इंटरेस्ट यहां कैलकुलेट किया। एक तरीका वर्किंग का ये है। दूसरा तरीका क्या है, देखो ध्यान से। पहले मैंने 3 महीने की पेमेंट की, तो मैंने अभी तक लोन में से कितना पैसा खर्च किया है? 3 मिलियन। 1, 2, 3 महीने तक, 3 महीने तक मैंने लोन में से सिर्फ 3 मिलियन इस्तेमाल किए। 3 महीने तक मैंने लोन में से सिर्फ 3 मिलियन इस्तेमाल किए। तो मैंने क्या करा, 3 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 3/12। फिर 3 महीने बाद मैंने 5 मिलियन की मजीद पेमेंट कर दी। 3 महीने बाद मैंने 5 मिलियन की मजीद पेमेंट कर दी है। अब जब मैंने 5 मिलियन की मजीद पेमेंट की तो मेरी लोन की यूटिलाइजेशन कितनी हो गई? सर 3 मिलियन आपने पहले यूज़ किए हुए थे, 5 मिलियन आपने मजीद यूज़ किए, तो अब आपकी टोटल लोन यूटिलाइजेशन हो गई 8 मिलियन। और कितने अरसे तक 8 मिलियन रही? सर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने तक आपकी लोन यूटिलाइजेशन 8 मिलियन रही। तो 8 मिलियन पे 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। फिर 6 महीने बाद मजीद 2 मिलियन की पेमेंट की। अब जब मैंने मजीद 2 मिलियन की पेमेंट की तो अब मेरी लोन यूटिलाइजेशन कितनी हो गई? 10 मिलियन। और ये 10 मिलियन कितने अरसे तक यूटिलाइज रहा? सर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो मैंने 10 मिलियन पे 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। क्या ये बात समझ आती है? मैं तो हम इस तरह से कैलकुलेशन करें या इस तरह से कैलकुलेशन करें, बोथ विल जनरेट द सेम रिजल्ट। हमसे मैं आपको थोड़ी देर में आंसर करता हूं, लेकिन ज्यादा प्रेफर्ड मैं ये वाली वर्किंग आने वाले सवालों के अंदर इस्तेमाल कर रहा हूँगा। तो ये तो हमारा सिंपल सा जनरल बोरिंग का कॉन्सेप्ट था। अच्छा, इसी को अब एक कदम आगे लेके जाते हैं, इसी को एक कदम आगे लेकर जाते हैं। देखिए प्रैक्टिकली अगर एक कंपनी है तो जरूरी तो नहीं है कि उस कंपनी ने सिर्फ एक बैंक से लोन लिया हुआ। जैसे हमने अभी जो एग्जांपल देखी उसमें हमने एक लोन लिया हुआ था 50 मिलियन का, जिस पे इंटरेस्ट था 15%। भाई हो सकता है हमने मल्टीपल बैंक से बोरिंग की हुई हो। भाई प्रैक्टिकली भी ऐसा तो नहीं है ना कि हम सिर्फ एक बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, हम बहुत सारे बैंकों में बैंक अकाउंट खुलवाते हैं ना। किसी को कुछ फीचर अच्छे होते हैं, किसी को कुछ सर्विसेज अच्छी होती है। मेरे अपने पर्सनल या IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस की मैं बात करूं तो हमने
मल्टीपल बैंक्स के अंदर बैंक अकाउंट खुलवाए हुए हैं। आप भी जब प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर एंटर होंगे तो आप एक बैंक में नहीं, 2-3-4 बैंक में हो सकता है बैंक अकाउंट खुलवा के बैठे हुए हो। इसी तरह से बैंक भी क्या करती है, अलग अलग बैंक से लोन लेती है। बैंक भी क्या करती है, अलग अलग बैंक से लोन ले रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, XYZ कंपनी ने 3 बैंक से लोन लिया हुआ है। लेट्स से इसने HBL से लोन लिया हुआ है, इसने MCB से लोन लिया हुआ है, इसने मीज़ान से भी लोन लिया हुआ है। एक कंपनी है XYZ कंपनी, इसने 3 बैंक से लोन लिया हुआ है, HBL, MCB और मीज़ान। अच्छा, कितना कितना लोन लिया हुआ है? लोन अमाउंट फॉर एग्जाम्पल, हमने HBL से लिया हुआ है 50 मिलियन, हमने MCB से लिया हुआ है 20 मिलियन और हमने मीज़ान से लिया हुआ है 80 मिलियन। हमने 3 बैंक से अलग अलग लोन लिया हुआ है, HBL से 50 मिलियन, मीज़ान MCB से 20 मिलियन, मीज़ान से 80 मिलियन। और चूंकि ये तीनों अलग अलग बैंक है तो हो सकता है कि ये तीनों इंटरेस्ट हमें अलग अलग चार्ज कर रहे हो, हर बैंक अपना अपना अलग इंटरेस्ट चार्ज कर रहा होगा। तो हो सकता है, लेट्स से हम अज्यूम कर लेते हैं कि HBL हमें चार्ज कर रहा है 12%, MCB हमें चार्ज कर रहा है 15% और मीज़ान हमें चार्ज कर रहा है 10%। और ये जो हमने टोटल 150 मिलियन के लोन लिए हुए ना, ये जो हमने टोटल 150 मिलियन के लोन लिए हुए, 50 मिलियन HBL से, 20 मिलियन MCB से, 80 मिलियन मीज़ान से, ये सारी हमारी जनरल बोरिंग्स हैं। यानी हमने बैंक, अलग अलग बैंक से इतने सारे लोन इसलिए लिए हुए क्योंकि हमें बहुत बड़ा बिजनेस है हमारा, हमें बहुत सारी सैलरीज पे करनी होती है, हमें बहुत सारा रेंट पे करना होता है, हमें बहुत सारे बिजली के बिल पे करने होते हैं, हमें बहुत सारे सप्लायर्स को पेमेंट करनी होती है। तो मैंने इन 3 बैंक से मिला जुलाकर 150 मिलियन का लोन लिया हुआ है और इस सारे लोन को मैं अलग अलग पर्पजेस के लिए इस्तेमाल करता हूँ। इन सारे लोन्स को मैं अलग अलग पर्पजेस के लिए इस्तेमाल करता हूँ। अब मैंने क्या करा, एक क्वालिफाइंग एसिड बनाया और सेम यही वाली चीज मैं एक क्वालिफाइंग एसिड बना रहा हूं और सेम इसी तरह से खर्चा होना है कि 10 मिलियन का एसिड बनेगा, 1 साल के अरसे में एसिड बनेगा और मुझे इन डेट्स पे पेमेंट करनी है। लेकिन अब यहां पर कंफ्यूजन ये है, यहां पर मसला ये है कि यार यहाँ पर तो हमारे पास एक लोन था, एक लोन पे 15% का इंटरेस्ट रेट था, तो हमने बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कैलकुलेट करने के लिए यह 15% का रेट इस्तेमाल कर लिया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमने अलग अलग बैंक से लोन लिया हुआ है, अलग अलग इंटरेस्ट पे लोन लिया हुआ है और हमने ये पेमेंट्स की है। अब हमें थोड़ी स्पेसिफिकली पता होगा कि यार ये वाली पेमेंट कौन से लोन से की है, ये वाली पेमेंट कौन से लोन से की है, ये वाली पेमेंट कौन से लोन से की है। भाई कंपनी ने तो तीनों बैंक से लोन लेकर पैसे रखे हुए हैं, जब भी खर्चा होता है कंपनी उस पैसों से खर्चा कर देती है। तो अब मैं बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कैलकुलेट करने के लिए, अब मैं बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन के लिए 12% इस्तेमाल करूं, 15% इस्तेमाल करूं, 10% इस्तेमाल करूं या कोई और ही रेट इस्तेमाल करूं, या फिर कोई और ही रेट इस्तेमाल करूं। यहां पर एक कॉन्सेप्ट जन्म लेता है, जिसे हम कहेंगे वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट। यहां पर एक कॉन्सेप्ट जन्म लेता है जिसे हम कहेंगे वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट, कि हम एक वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करने का मतलब ये नहीं है कि मैं 12 + 15 + 10 डिवाइडेड बाय 3 कर दूं। मैं इन तीनों रेट्स को एडअप करके डिवाइडेड बाय 3 नहीं कर सकता कि मैं 12, 15, 10 को ऐड करूं, डिवाइडेड बाय 3 कर दूं तो मेरे पास एवरेज रेट आ जाएगा। अगर आप इन तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो एवरेज रेट तो आएगा, लेकिन वो एक नॉर्मल एवरेज रेट होगा, वो वेटेड एवरेज रेट नहीं होगा। यहां पर हमें कैलकुलेट करना है वेटेड एवरेज रेट, वेटेड एवरेज रेट क्यों? क्योंकि इस लोन का वेट अलग है, इस लोन का वेट अलग है, ये 50 मिलियन का है, ये 80 मिलियन का है, ये सिर्फ 20 मिलियन का है। तो इस वजह से हम एक वेटेड एवरेज रेट कैलकुलेट करते हैं।
अब वेटेड एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या है सर? वेटेड एवरेज रेट का फॉर्मूला है, यहाँ लिखा है, बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज जनरल बोरिंग्स। बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज जनरल बोरिंग्स। देखो कैसे अप्लाई होगा। हम क्या करेंगे कि इन तीनों बोरिंग्स पे कैलकुलेट करेंगे कि इन तीनों बोरिंग्स पे हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी है। कैसे सर? 50 मिलियन पे 12% इंटरेस्ट है, तो अगर मैं 50 मिलियन का 12% कैलकुलेट करूं तो ये आता है 6 मिलियन, ये आता है 6 मिलियन। 20 मिलियन पे 15% इंटरेस्ट है, तो 20 मिलियन पे अगर मैं 15% कैलकुलेट करूं तो ये आता है 3 मिलियन। और 80 मिलियन पे 10% इंटरेस्ट है, तो ये आएगा 8 मिलियन। तो इन तीनों का टोटल हो जाएगा 6 और 3 और 8, ये हो गया 17 मिलियन। अब देखो मैं कह सकता हूं कि यार 50 मिलियन पे 6 मिलियन का इंटरेस्ट लगता है, 20 मिलियन पे 3 मिलियन का इंटरेस्ट लगता है, 80 मिलियन पे 8 मिलियन का इंटरेस्ट लगता है इन रेट्स के हिसाब से। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो 150 मिलियन पे 17 मिलियन का इंटरेस्ट लग रहा है, 150 मिलियन पे 17 मिलियन का इंटरेस्ट लग रहा है ओवरऑल। तो हम वेटेड एवरेज रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 17 मिलियन डिवाइडेड बाय 150 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 100। 17 मिलियन डिवाइडेड बाय 150 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास एक वेटेड एवरेज रेट आ जाएगा। तो 17 डिवाइडेड बाय 150, दिस इज 11.33%, दिस इज 11.33%। अब बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी जैसे हमने यहाँ किया था। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। चूंकि मैंने पेमेंट टर्म्स चेंज नहीं किए तो मैं इसी वर्किंग को यूज़ कर सकता हूँ। बस इंटरेस्ट की जगह अब मैं 15% का रेट इस्तेमाल नहीं करूँगा, अब मैं 11.33 का रेट इस्तेमाल करूँगा। और ऑब्वियसली जब आप इंटरेस्ट रेट चेंज कर रहे हो तो आपको कैलकुलेशन भी दोबारा से करनी पड़ेगी। हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी क्योंकि हमने इंटरेस्ट रेट चेंज कर दिया है। तो 11.33% से आप कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेशंस में इंडिविजुअली नहीं कर रहा, मैं टोटल कैलकुलेशन एक साथ कैलकुलेटर में कर रहा हूँ, ठीक है। 3 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 11.33% मल्टीप्लाई बाय 12/12 प्लस 5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 11.33 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 9/12 प्लस 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 11.33 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 3/12। किसी और ने कैलकुलेट किया हो तो मुझे ज़रा बताइएगा, क्या 0.8214 आ रहा है? ये मैंने गलत तो नहीं किया? दूसरी वर्किंग में भी देखते हैं। 3 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 11.33 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 3/12 प्लस 8 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 11.33 मल्टीप्लाई बाय 6/12 प्लस 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 11.33 मल्टीप्लाई बाय 3/12। क्या यही बन रहा है 0.8214? करें ना थोड़ी बहुत कैलकुलेशन सर। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स से हमने क्या सीखा? इन दोनों एग्जाम्पल्स हमने क्या सीखा सर? इन दोनों एग्जाम्पल्स हमने बड़ी बेसिक सी चीज़ सीखी है। इन दोनों एग्जाम्पल्स हमने ये सीखा है कि अगर आपके पास सवाल में जनरल बोरिंग्स हैं, अगर आपके पास सवाल में जनरल बोरिंग्स हैं तो दो बातें होंगी, या तो एक बोरिंग होगी जैसा हमने पहले एग्जांपल में देखा था, या फिर मल्टीपल बोरिंग्स होंगी। जनरल बोरिंग के सवालों के अंदर या तो कंपनी ने सिर्फ एक लोन लिया हुआ होगा या एक से ज्यादा लोन लिए हुए होंगे। अगर एक लोन लिया हुआ है
अगर एक लोन लिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, यूज इंटरेस्ट रेट ऑफ दैट लोन, आप उस इंटरेस्ट रेट का लोन इस्तेमाल कर लेंगे, सिंपल। लेकिन अगर एक से ज्यादा बोरिंग की हुई है तो फिर हमें वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना होगा, क्या ये बात समझ आती है? पहले एग्जाम्पल में सिर्फ एक लोन था, हमने इसी का इंटरेस्ट रेट इस्तेमाल कर लिया। दूसरी एग्जाम्पल में मल्टीपल लोन थे तो हमने एक वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट इस्तेमाल किया और अकॉर्डिंगली फिर उस हिसाब से हम वर्किंग कर रहे होंगे। थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं, फिर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। कहता है जनरल बोरिंग्स आर फंड्स बोरोड फॉर वेरियस पर्पसेस एंड दे आर यूज्ड अपार्ट फ्रॉम दीज पर्पसेस also for the concession of qualifying asset। कहता है the amount of borrowing cost eligible for capitalization is determined by applying the capitalization rate to the expenditure on the qualifying asset, देखो क्या कह रहा है, the amount of borrowing cost eligible for capitalization, यानी जितनी बोरिंग कॉस्ट आपने कैपिटलाइज करनी है, वो कैसे डिटरमाइन होगी? सर वो दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके डिटरमाइन होगी, कैपिटलाइजेशन रेट मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी जो भी आपका कैपिटलाइजेशन रेट है उसे आप अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक बोरिंग है तो उस बोरिंग का जो इंटरेस्ट रेट है वही कैपिटलाइजेशन रेट है, और अगर एक से ज़्यादा बोरिंग है तो फिर हमारा वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट होगा। आगे क्या कहता है, द कैपिटलाइजेशन रेट, अभी थर्ड पॉइंट मैंने इंटेंशनली स्किप किया है, द कैपिटलाइजेशन रेट shall be the weighted average of the borrowing cost applicable to all borrowings other than specific borrowing of the entity that are outstanding during the period। कह रहे कैपिटलाइजेशन रेट क्या है? ये जो मैंने कैपिटलाइजेशन रेट की बात की, कैपिटलाइजेशन रेट क्या है? कैपिटलाइजेशन रेट आपकी सारी बोरिंग्स का एक वेटेड एवरेज रेट है, आपकी सारी बोरिंग्स का, बोरिंग कॉस्ट का एक वेटेड एवरेज रेट है। लेकिन इसमें स्पेसिफिक बोरिंग शामिल मत कर देना, इसमें स्पेसिफिक बोरिंग को मत मिक्स कर देना, क्योंकि स्पेसिफिक बोरिंग तो अलग ही चल रहा है ना, वो तो हमें मालूम है। यहां पे हम कौन सी बोरिंग का वेटेड एवरेज रेट लेंगे? सर हम अपनी सारी जनरल बोरिंग का वेटेड एवरेज लेंगे, हम यहां पर स्पेसिफिक बोरिंग को उलझाएंगे नहीं। और यहां मैंने फॉर्मूला लिख दिया है कि बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज जनरल बोरिंग मल्टीप्लाई बाय 100। कहता है द कैपिटलाइजेशन रेट इज अप्लाइड फ्रॉम द टाइम द एक्सपेंडिचर ऑन द एसेट इज इनकर्ड। द कैपिटलाइजेशन रेट इज अप्लाइड फ्रॉम द टाइम द एक्सपेंडिचर ऑन द एसेट इज इनकर्ड। देखो ये डिफरेंट बात है, एज कंपेयर टू स्पेसिफिक बोरिंग। स्पेसिफिक बोरिंग में आप क्या करते थे कि आपने, ये हमने सवाल देखा था लास्ट क्लास में, आपने यहाँ लोन लिया, आपने 50 मिलियन पे पूरे साल का ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया था। लेकिन जनरल बोरिंग में हम ऐसा नहीं करते। जनरल बोरिंग में हमने जिस दिन एक्सपेंडिचर की पेमेंट की हो उस दिन से ऑनवर्ड्स कैपिटलाइजेशन रेट अप्लाई करते हैं, उस दिन से ऑनवर्ड्स बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। यही बात वो यहां कह रहा है कि कैपिटलाइजेशन रेट इज अप्लाइड फ्रॉम द टाइम, उस वक्त से जब आपने खर्चा किया। लास्ट बात, फिर एक सवाल देखते हैं। कहता है द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट that an entity capitalizes during the period shall not exceed the amount of borrowing cost it incurred during the period। सर क्या कह रहा है? ये बहुत ही लॉजिकल बात कर रहा है, हमारी एग्जांपल से मैं समझाता हूं। देखो हमारे पास ये जो 3 लोन थे, इन तीनों लोन पे टोटल इंटरेस्ट कितना है? 17 मिलियन। और हमने इंटरेस्ट कैपिटलाइज कितना किया, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कितना किया? 0.8214। तो इस पॉइंट में ये कह रहा है कि ये जो आपने इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया है ना, ये आपके एक्चुअल टोटल इंटरेस्ट से कभी ज्यादा नहीं हो सकता। जितना आप इंटरेस्ट कैपिटलाइज करोगे ना,
ये कभी भी आपके टोटल एक्चुअल इंटरेस्ट से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर आपने इंटरेस्ट कैपिटलाइज का नंबर इससे ज़्यादा कैलकुलेट किया है, मतलब आपने कोई कैलकुलेशन एरर किया है, क्योंकि ये लॉजिकल ही नहीं है, ये प्रैक्टिकल ही नहीं है कि भाई अगर मुझ पे इतना टोटल सूद लग रहा है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि क्वालिफाइंग एसिड का सूद इस टोटल सूद से ज़्यादा हो जाए। क्या यही बात लिखी है? द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट दैट एन एंटिटी कैपिटलाइजेज ड्यूरिंग द पीरियड। कह रहा है तुम जितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज करोगे, तुम जितना बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करोगे, वो एक्सीड नहीं कर सकता द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट इट इनकर्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड। तुम जितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज करोगे वो तुम्हारे टोटल इंटरेस्ट से कभी भी एक्सीड नहीं कर सकता है। क्या ये बात समझ आती है? मैं सर अब तक जो मैंने बातें बताई सारी चीज़ें हमें समझ आती है तो मैं सवाल पे आऊँ, अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो मुझसे पूछिएगा, अदरवाइज फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आते हैं। सर लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 3 तक किया था। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप लोगों का होमवर्क है। इनके सोल्यूशंस आपको ड्राइव पे मिल जाएंगे। स्मार्ट लेक्चर्स में आपको इनके वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहता है SIKA Sports Limited is constructing a stadium for last some years. During the year ended 31st December 2011, it incurred the following expenditures. कह रहा है कि हमारे पास कंपनी है SIKA Sports Limited, ये एक स्टेडियम बना रही है कई सालों से। 31 दिसंबर 2011 के साल में, 31 दिसंबर 2011 के ईयर में कंपनी ने ये खर्चा किया। 30 अप्रैल 2011 पे 2.5 मिलियन का खर्चा किया और 31 जुलाई 2011 पे 2.3 मिलियन का खर्चा किया। आगे कहता है नो स्पेसिफिक बोरिंग वॉज बोरोड फॉर द कंस्ट्रक्शन। नो स्पेसिफिक बोरिंग वॉज बोरोड फॉर द कंस्ट्रक्शन, रादर जनरल पूल ऑफ फंड्स वॉज यूज। रादर जनरल पूल ऑफ फंड्स वॉज यूज। कंपनी ने इस स्टेडियम के लिए कोई स्पेसिफिक लोन नहीं लिया। कंपनी का एक जनरल पूल है जहां पे कंपनी के सारे पैसे होते हैं, वहां से कंपनी खर्चा कर रही है। दी फॉलोइंग लोन्स आर आउटस्टैंडिंग, और ये हमारे 3 लोन है जो कि आउटस्टैंडिंग है। हमने FBL, BH और BF, ये 3 बैंक है, इनसे लोन लिया हुआ है। इन तीनों बैंक ने हमें 12%, 14% और 16% का इंटरेस्ट चार्ज किया है। इन तीनों लोन की अमाउंट्स 5 मिलियन, 10 मिलियन और 7.5 लाख है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर यूनिक है, ये वाला लोन और ये वाला लोन ये साल के पहले दिन से लेकर साल के आखिर तक आउटस्टैंडिंग था। शुरू के 2 लोन पूरे साल आउटस्टैंडिंग थे, पूरे साल आउटस्टैंडिंग थे। लेकिन ये जो तीसरा वाला लोन है ना, लोन फ्रॉम BAF 16%, ये हमने 1 सितंबर 2011 पे लिया है। ये हमने 1 सितंबर 2011 पे लिया है। आगे क्या कहता है, मतलब रिक्वायरमेंट में कहता है कैलकुलेट टोटल बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011। कैलकुलेट बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइजेशन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011। हमें बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कैलकुलेट करनी है। अब सारी चीजें तो वैसे ही है जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताई। एक चीज में फर्क है कि एक लोन ऐसा है जो कि पूरे साल आउटस्टैंडिंग नहीं है, सिर्फ 1 सितंबर 2011 पे लिया गया। अब इसका क्या होगा सर, इसे हम एडजस्ट करेंगे जब हम वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट कर रहे होंगे। क्या मतलब सर, यहां देखिए मैं आपको बताता हूं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 SIKA लिमिटेड, पहले हम कैलकुलेट करते हैं वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट। हमारे पास बैंक, लोन अमाउंट और इंटरेस्ट रेट। FBL, BH
FBL, BAH और BAF। इंटरेस्ट कितना है? 12, 14, 16, 12%, 14% और 16%। लोन कितना है? 5 मिलियन, 10 मिलियन और 7.5 लाख। अब ध्यान से देखिएगा, ये मैंने अभी तक कोई रॉकेट साइंस काम नहीं किया, सिर्फ सवाल के डेटा को यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया। जो सवाल में डेटा दिया हुआ है ना, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब हम यहाँ पे ना एक एडिशनल चीज वर्कआउट कर रहे हैं, जिसको मैं कहूँगा एवरेज बोरिंग। सर ये एवरेज बोरिंग क्या चीज़ है? देखो, ये 5 मिलियन का जो लोन है ना, ये जो 5 मिलियन वाला पहला लोन है, ये आउटस्टैंडिंग सिंस बिगनिंग ऑफ द ईयर था। यानी ये 5 मिलियन वाला लोन साल के पहले दिन से लिया हुआ था। तो पूरे साल ये कितना लोन था? 5 मिलियन। पूरे साल ये कितना लोन था? 5 मिलियन। तो इसका पूरे साल का एवरेज बैलेंस कितना है? 5 मिलियन, क्योंकि ये 5 मिलियन का लोन साल के पहले दिन से लिया हुआ था, तो पूरे साल ही 5 मिलियन था। दूसरा वाला लोन भी आउटस्टैंडिंग था सिंस बिगनिंग ऑफ द ईयर, तो इसका भी एवरेज बैलेंस कितना था? 10 मिलियन। यानी ये वाले दो लोन तो पूरे साल ही उधार थे ना, पूरे साल का इनका बैलेंस कितना है? 5 मिलियन, 10 मिलियन। लेकिन तीसरा वाला लोन हमने 1 सितंबर पे लिया है 7.5 लाख का। इस कहने का मतलब क्या है? 1 जनवरी से 1 सितंबर तक कोई लोन नहीं था। ये वाला लोन 1 जनवरी से 1 सितंबर तक नहीं था, 1 सितंबर पे लिया है, और 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक। तो अगर मैं 7.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 4/12 कर दूं, 1 सितंबर पे लिया तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीनों का ये लोन चला है। तो मैं इसका एवरेज बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए 4/12 कर दूं। देखो यहाँ तो ये 12 महीने आउटस्टैंडिंग थे, तो मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 12, ये 5 मिलियन 10 मिलियन रहेगा। लेकिन ये वाला लोन सिर्फ 4 महीने आउटस्टैंडिंग था। तो मैं एवरेज कैसे निकाल रहा हूँ कि मैं 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 4/12, ये आ जाएगा 2.5 लाख। यह आ जाएगा 2.5 लाख। तो आपके पास तीनों लोन की जो एवरेज बैलेंस की अमाउंट है वो कितनी आएगी? 5 मिलियन प्लस 10 मिलियन प्लस 2.5 लाख। यह आ गया 15250,000। फिर हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट भी कैसे? सर ये वाला लोन पूरे साल आउटस्टैंडिंग था, तो 5 मिलियन पे आप 12% लगा दें, तो ये आ जाएगा 6 लाख। सर ये वाला लोन भी पूरे साल आउटस्टैंडिंग था, तो 10 मिलियन पे आप 14% लगा दें, तो ये आ जाएगा 14 लाख। लेकिन ये तीसरा वाला लोन पूरे साल आउटस्टैंडिंग नहीं था, ये सिर्फ 4 महीने आउटस्टैंडिंग था, तो इस लोन पे इंटरेस्ट भी 4 महीने का कैलकुलेट होना चाहिए। क्योंकि ये लोन था ही 4 महीने। तो आप कैसे करोगे? 7.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 16% मल्टीप्लाई बाय 4/12, 7.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 16% मल्टीप्लाई बाय 4/12, तो ये आ जाएगा 40,000। अच्छा देखो, हमने 7.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 4/12 वैसे ही किया हुआ है। अगर आप 2.5 लाख पे भी 16% लगाओगे ना, तो भी 40,000 आएगा। हमने ये 4/12 का फ्रैक्शन ये अप्लाई किया हुआ है ना, तो अगर आप 2.5 लाख पे भी 16% लगा दोगे, तो ये डायरेक्टली 40,000 कैलकुलेट होगा। 2.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 16% इज 40,000। तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं या इसको इससे मल्टीप्लाई करके 4/12 का फैक्टर ले लूं, बात एक ही है। अब पूरे साल में इन तीनों लोन पे हमें टोटल कितना इंटरेस्ट बर्दाश्त करना पड़ा? सर 6 लाख, 14 लाख और 40,000, 2040,000। हमारे पास
वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैसे कैलकुलेट होगा? 2040,000 डिवाइडेड बाय 15,250,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आ गया 13.377%। 13.377%। क्या सारी चीज़ें समझ आ रही हैं यहाँ तक? अब लास्ट वर्किंग करनी है हमने, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। देखें, हमने एक पेमेंट की 30 अप्रैल पे, एक पेमेंट की 31 जुलाई पे। 30 अप्रैल और 31 जुलाई। अभी आसान सी वर्किंग है तो मैं टाइमलाइन नहीं बना रहा, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ। टाइमलाइन बनाना भी चाहे तो कोई हर्ज नहीं है। कितनी पेमेंट की है? 2.5 मिलियन और 23 लाख। 2.5 मिलियन और 2.3 मिलियन। वेटेड एवरेज रेट कितना है? 13.377%। 13.377%। अच्छा, इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो एक्सपेंडिचर की डेट के बाद कैलकुलेट होगा। इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो एक्सपेंडिचर की डेट के बाद कैलकुलेट होगा। तो 30 अप्रैल पे ये पेमेंट की है, 30 अप्रैल पे ये पेमेंट की है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितने महीने हुआ ये? 8 महीने। तो मल्टीप्लाई बाय 8/12। इसी तरह ये वाली पेमेंट की है 31 जुलाई पे। 31 जुलाई का मतलब है जुलाई को काउंट नहीं करेंगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये कितना हुआ? 5 महीने। ये हमारे पास बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज हो जाएगा। मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 2.5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 13.377 मल्टीप्लाई बाय 8/12। ये आ रहा है 2,22,950। 2.3 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 13.337 मल्टीप्लाई बाय 5/12। आप लोग भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर लिया करें, कभी कभार मुझसे एरर हो जाता है तो मुझे नोटिफाई कर दीजिएगा। तो यार हमारे पास 351,146। 351,146। क्या ये बात समझ आ रही है? मैं क्लियर है सर? आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद एक सवाल जो कि कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है, जनरल बोरिंग से पर्टेनिंग, या बल्कि कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है, इसको इंशाल्लाह नहीं, बल्कि हाँ ये वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 ये आप लोग होमवर्क में कीजिएगा, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट में डिलीवर कर दूं। ये सवाल मैं रीड कर देता हूं, ये आपने होमवर्क में लाजमी सॉल्व करना है। क्या कह रहा है? ऑन 1 जनवरी 2018 सारा लिमिटेड स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट टू मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। बोरिंग वॉज मेड फ्रॉम 3 डिफरेंट बैंक्स एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। एक कंपनी ने सारा लिमिटेड ने 1 जनवरी 2018 पे एक एसेट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की। फाइनेंसिंग को मीट करने के लिए कंपनी ने 3 डिफरेंट बैंक से लोन लिए हुए हैं और ये सारे लोन साल के शुरू में लिए थे। बैंक ए, बैंक बी, बैंक सी 10%, 8%, 12%। द फंड्स वर यूज्ड ऑन द एसेट्स एज फॉलो। ये पेमेंट्स हमने की है और एसेट की कंस्ट्रक्शन 31 दिसंबर पे कंप्लीट हो गई। कहता है कैलकुलेट जनरल वेटेड एवरेज बोरिंग रेट एंड द एलिजिबल बोरिंग कॉस्ट। हमें वेटेड एवरेज बोरिंग रेट भी कैलकुलेट करना है और बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन भी कैलकुलेट करना है। सर किसी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि सर ये पेपर में कैसे समझ आएगा कि स्पेशल है या जनरल है? हमें सवाल को देखकर कैसे समझ आएगा कि बोरिंग जो है वो स्पेसिफिक बोरिंग है या जनरल बोरिंग है? देखिए ये सवालों के अंदर क्लियर कट लिखा होगा, ये सवालों के अंदर क्लियर कट लिखा होगा। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। इसी हैंडआउट में आपकी बुक में ना आगे जाके पास पेपर्स आ रहे हैं। अब देखो
जैसे एक पास पेपर का सवाल है, स्प्रिंग 2022 की सवाल है, इसमें इन्होंने ये खर्चा किया है और इन्होंने कहा है द प्रोजेक्ट इज फाइनेंस थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेस। क्या लिखा है? स्पेसिफिक लोन और 3.5 मिलियन, तो इसका मतलब है ये वाला लोन स्पेसिफिक लोन है। फिर कहता है विड्रॉल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज, दीज फैसिलिटीज विल ऑल्सो बी यूज टू फाइनेंस अदर नीड्स ऑफ द कंपनी, यानी कि ये जनरल बोरिंग भी है। देखो मैं तो अभी बिल्कुल ये स्टैंडर्ड स्टार्ट किया है ना, तो पहले हमने स्पेसिफिक बोरिंग पढ़ा, आज हम जनरल बोरिंग पढ़ रहे हैं। आने वाले वक्तों में ऐसे सवाल देखेंगे जिसमें दोनों एक साथ होंगे, लेकिन हमें सवालों को देखकर पिक हो जाएगा। जैसे यहाँ अगर तुम देखो तो यहाँ लिखा हुआ है कि ये स्पेसिफिक लोन है, यहाँ लिखा हुआ है कि ये लोनों से कंपनी बाकी खर्चे भी कर रही है, यानी कि ये वाले जो लोन है वो जनरल लोन है। तो वो सवाल पढ़कर आपको अंदाजा हो जाता है कि ये स्पेसिफिक लोन है या जनरल लोन है। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा होमवर्क है, लेकिन क्लास को ऑफ करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मुझे डिस्कस करना है। देखिए प्रैक्टिकली एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट या रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। आप लोगों में से किसी को पता है कि ओवरड्राफ्ट किसे कहते हैं, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी किसे कहते हैं? हम में से लोगों को पता है किसी को कि ओवरड्राफ्ट या रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी किसे कहा जाता है? मतलब यस नो नहीं, बताओ ना अगर पता है तो, कि क्या होता है ओवरड्राफ्ट, क्या होता है रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी? सर किसी को नहीं पता ओवरड्राफ्ट या रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी किसे कहते हैं? सर एक ने कहा कि ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक आपको कर्ज देता है, दूसरे ने कहा कि सर अकाउंट बैलेंस से ज़्यादा विड्रॉल। यस कुछ हद तक बात सही है दोनों की। यहाँ देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, ठीक है, उसको पता है कि इसको फ्यूचर में कोई पेमेंट्स करनी है या कोई एक्सपेंडिचर करना है। अगर एक कंपनी को पता है कि एक कंपनी को फ्यूचर में पेमेंट्स करनी पड़ेगी, खर्चे वगैरह करने पड़ेंगे, और कंपनी को उनकी टाइमिंग्स सर्टेन है, कंपनी को उनकी टाइमिंग सर्टेन यानी कंपनी को पता है कि कंपनी को कब पेमेंट करनी है, कंपनी को पता है कि कंपनी को कब खर्चा करना है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि कंपनी लेती है टर्म लोन, लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है टर्म लोन। टर्म लोन में क्या होता है कि अमाउंट ऑफ लोन हमें डे 1 पे पता होता है, डेट ऑफ लोन भी हमें पता होता है, और डेट ऑफ रीपेमेंट भी हम बैंक से एग्री कर लेते हैं। यानी अगर एक कंपनी है, तुम हो फॉर एग्जांपल, और तुम्हें पता है कि यार एग्जैक्टली 3 महीने बाद तुम्हें एक पेमेंट करनी है, एग्जैक्टली 6 महीने बाद तुम्हें एक पेमेंट करनी है, एग्जैक्टली 2 महीने बाद तुम्हें एक पेमेंट करनी है, तो तुम क्या करोगे? तुम बैंक से जाकर एक टर्म लोन लोगे, यानी बैंक को कहोगे भाई मुझे इतना लोन चाहिए इस दिन, और मैं इस दिन वापस करूंगा, मुझे इतना लोन चाहिए इस पर्टिकुलर डेट पे, और मैं इस पर्टिकुलर डेट पे आपको वापस कर दूंगा। तो जहां पर लोन का अमाउंट, लोन की डेट और रीपेमेंट डेट वगैरह फिक्स्ड होती है ना, उसको हम कहते हैं टर्म लोन। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि एक बिजनेसमैन को अपने सारे एक्सपेंसेस की टाइमिंग 100% सर्टेनिटी के साथ पता हो। भाई बिजनेस के अंदर ज़रूरी थोड़ी है कि हर खर्चा आपको पहले से ही पता हो कि यार इस दिन मैं ये खर्चा करूंगा, इस दिन मैं ये पे करूंगा। बिजनेस में तो बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी होते हैं, बहुत सारे अनसर्टेन एक्सपेंसेस भी होते हैं। अब अगर लेट से कि अगर एक कंपनी को इतना पता है कि भाई मुझे खर्चे वर्चे करने हैं, लेकिन एग्जैक्टली किस दिन करना है, और कंपनी उसके लिए ये वाला लोन लेकर बैठ जाए, तो भाई बैंक तो जिस दिन से लोन देगा उस दिन से इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर देगा ना। बैंक तो जिस दिन से लोन देगा उस दिन से आपको इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर देगा। बैंक ये थोड़ी कहेगा कि चूंकि पैसे आपने इस्तेमाल नहीं किए तो मैं इंटरेस्ट नहीं लूंगा। नहीं भाई, अगर मैं बैंक से लोन लेता हूँ
और वो पैसे अपने घर पे रख देता हूँ, तो भी बैंक मुझसे इंटरेस्ट तो लेगा ही। बैंक को इस बात से गर्ज नहीं है कि मैंने वो पैसे खर्च किए या नहीं किए। तो यहाँ पर ना एक फैसिलिटी आती है, यहाँ पर एक फैसिलिटी आती है जिसको हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट या रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी में क्या होता है कि हम ओवरड्राफ्ट के अंदर या रनिंग फाइनेंस के अंदर बैंक से एक लिमिट लेते हैं। हम बैंक से फंड्स नहीं लेते, हम बैंक से एक लिमिट लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एमसीबी बैंक के पास जाऊं और 50 मिलियन की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले लूं। मैं एमसीबी बैंक के पास जाऊं और मैं एमसीबी बैंक से कहूं मुझे 50 मिलियन की एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहिए। अब 50 मिलियन की ये जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि बैंक मुझे 50 मिलियन एक साथ दे देगा। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि बैंक मुझे डे 1 से 50 मिलियन पे इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर देगा। नहीं, ओवरड्राफ्ट के अंदर, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी के अंदर पूरी अमाउंट पे ना पूरी अमाउंट आपको एक साथ दी जाएगी, ना पूरी अमाउंट पे एक साथ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। बैंक आपको एक लिमिट दे देगा, बैंक आपको एक अपर कैप दे देगा। अब जब जब आपको नीड होगी, तब आप उतने पैसे बैंक से विड्रॉ करवाएंगे, और जितने पैसे आप बैंक से एक्चुअली विड्रॉ करवाएंगे, बैंक उसी पे आपको इंटरेस्ट चार्ज कर रहा होगा। यानी फॉर एग्जांपल मैंने बैंक से 50 मिलियन की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले ली, मैंने बैंक से 50 मिलियन की ओवरड्राफ्ट लिमिट ले ली। अब मैं एक हफ्ते बाद 5 मिलियन की पेमेंट करता हूं, तो मेरा लोन बैलेंस 5 मिलियन हो जाएगा और मुझे इंटरेस्ट 5 मिलियन पे चार्ज होगा। फिर मैं 1 महीने बाद मजीद 2 मिलियन की पेमेंट करता हूं, तो मुझे उस स्पेसिफिक 2 मिलियन पे उस डेट से इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू होगा। लेकिन कभी भी मैं अपना बैलेंस 50 मिलियन से ज़्यादा नहीं ले सकता। कभी भी मैं बैंक से जो लोन है वो 50 मिलियन से ज़्यादा नहीं ले सकता, क्योंकि ये मेरी लिमिट है। तो स्पेसिफिक बोरिंग टर्म लोन और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में फ़र्क क्या है? यहाँ पर आप एक फिक्स डेट पे लोन ले लेते हो। अब आप पैसा यूज़ करो ना करो, बैंक को कोई गर्ज नहीं है, बैंक आपको इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर देगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है कि आप बैंक से एक लिमिट लेते हो, और फिर जब जब आपको नीड हो तब आप उन पैसों को इस्तेमाल करते हो, और जब आप पैसा एक्चुअली इस्तेमाल करते हो तब आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अच्छा, फिर इसी तरह आपने ये लोन लिया, इसमें आपने डेट फिक्स कर ली कि मैं इस पर्टिकुलर डेट पे आपको पैसे वापस करूंगा। यहां पर रिपेमेंट डेट भी फिक्स नहीं होती। आपने लिमिट ले ली, आपने 5 मिलियन खर्चा किया, 5 मिलियन आपका बैलेंस नेगेटिव हो जाएगा। अब आपके पास 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद कभी भी पैसे आए, आप बैंक को वो पैसे वापस करके अपना लोन खत्म कर दें। यानी बैंक के पास हमारा एक गल्ला चल रहा होता है जो नेगेटिव में, पॉजिटिव में, दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। जब हमें पैसों की जरूरत होगी हम पैसा ले लेंगे, जब हमारे पास एक्सेस पैसे होंगे हम बैंक के पैसे वापस कर देंगे। जब हम बैंक के पैसे वापस कर देंगे हमें कोई इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं होगा। अब जैसे एक बच्चे ने तो खैर कंक्लूजन ही ड्रॉ कर दिया, लेकिन आपके जहन में सवाल आएगा कि सर फिर हम ये वाला लोन लेते ही क्यों हैं? हमें ये नहीं लेना चाहिए, हमारे लिए ये फ़ायदेमंद नहीं है कि हम ये वाला ही लोन लें, हम ये वाला लोन ना लें। यस, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन प्रैक्टिकली ओवरड्राफ्ट लोन में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो टर्म लोन के इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा होता है। यानी कि अगर मैं बैंक के पास जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एमसीबी बैंक के पास जाता हूँ, तो हो सकता है कि एमसीबी बैंक मुझे ये वाला लोन 12% पे दे दे, लेकिन फिर इस लोन के लिए वो मुझे 12% नहीं, हो सकता है 15% चार्ज करे। यानी इस लोन में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो जनरली इस लोन से ज़्यादा होता है। किसी ने बहुत अच्छी बात समराइज कर दी, सर इट्स जस्ट लाइक अ क्रेडिट कार्ड। ज़बरदस्त बात, ये गोल्डन वर्ड्स हैं। ओवरड्राफ्ट या रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी क्रेडिट कार्ड की तरह है। भाई जब तुम क्रेडिट कार्ड लेते हो तो तुम्हें क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट मिल जाती है कि आप लेट से 5 लाख का खर्चा कर सकते हो। अब जब तक मैं खर्चा नहीं करूंगा मुझे क्रेडिट कार्ड का कोई बिल नहीं आएगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास 5 लाख की एक लिमिट है। जब मैं एक्चुअली खर्चा करूंगा, जब मैं क्रेडिट कार्ड एक्चुअली इस्तेमाल करूंगा, तब से मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल आना शुरू होगा। और जब मेरे पास पैसे आ जाए, मैं क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर दूं, मेरा वापस इंटरेस्ट रुक जाएगा। तो यस, ये बिल्कुल आसान सी बात कि ओवरड्राफ्ट या रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी आपका क्रेडिट कार्ड है। जब आपको नीड हो तब पैसे लें, जब आपके पास पैसे आ जाए पैसे वापस कर दें।
लेकिन ये वाली बात कि ओवरड्राफ्ट में इंटरेस्ट रेट जनरली टर्म लोन से हमारा ज़्यादा होता है। अब ये सारी कहानी मैंने क्यों बताई? प्रैक्टिकली और इवन एग्जाम में भी, प्रैक्टिकली और इवन इन एग्जाम हमें जनरल बोरिंग के लिए ओवरड्राफ्ट का लफ्ज़ या रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया होगा। एग्जाम में भी ऐसा होगा, प्रैक्टिकली भी ऐसा होता है कि कंपनी जनरल बोरिंग्स अपने ओवरड्राफ्ट या रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी से कर रही होती है। यानी कंपनी ने कोई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी या रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ली हुई है, जिससे कंपनी बाकी सारे खर्चे भी कर रही है, क्वालिफाइंग एसेट पे खर्चा भी कर रही है। अब ओवरड्राफ्ट और रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी के केस में जब हम वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करेंगे, तो हम ओवरड्राफ्ट की लिमिट को यूज़ नहीं करेंगे, हम ओवरड्राफ्ट की लिमिट की बेसिस पे कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बल्कि हम ओवरड्राफ्ट का एवरेज बैलेंस यूज़ करेंगे वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करने के लिए। सर क्या कह रहे हैं, टेक्निकल बात हो गई, समझ नहीं आई। देखो मैं समझाता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल समझाता हूँ तो आपको समझ आएगा, एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ तो आपको समझ आएगा। ये देखें, हमारे पास एक सवाल है, आने वाले वक्तों में हम करेंगे, पास पेपर का ही सवाल है। इसमें कह रहा है विड्रॉल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। कंपनी के पास ये दो रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी है, कंपनी के पास ये दो रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी है। दीज फैसिलिटीज विल बी यूज टू फाइनेंस अदर नीड्स, यानी ये दोनों कंपनी की जनरल बोरिंग्स हैं, डिटेल ऑफ द फैसिलिटीज आर एज फॉलो। हमें इन फैसिलिटीज की डिटेल दे रहा है। बैंक ए, बैंक बी, बैंक ए का इंटरेस्ट रेट है 13.7%, बैंक बी का इंटरेस्ट रेट है 14.6%। लेकिन अब यहां पर दो एडिशनल और इंफॉर्मेशन दी हुई है, आपको लिमिट भी दी है और आपको एवरेज बैलेंस भी दिया है। आपको लिमिट भी दी है, आपको एवरेज बैलेंस भी दिया है। यानी वो कहना ये चाह रहा है कि बैंक ए से आप 300 मिलियन तक का ओवरड्राफ्ट करवा सकते थे। आपकी लिमिट कितनी थी? 300 मिलियन। लेकिन आपने पूरे साल में एक्चुअली यूज कितना किया? सर 220 मिलियन। बैंक बी से आप 350 मिलियन ओवरड्राफ्ट करवा सकते थे, यानी आपकी लिमिट कितनी थी? 350 मिलियन। लेकिन आपने एक्चुअली यूज कितना किया? 280 मिलियन। तो अब मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जब तुम वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करोगे तो तुम लिमिट के ऊपर इंटरेस्ट रेट अप्लाई नहीं करोगे, बल्कि एवरेज बैलेंस को यूज करोगे। यानी मैं 300 मिलियन और 350 मिलियन पे ये रेट नहीं अप्लाई करूंगा, मैं एवरेज बैलेंसेस के ऊपर इंटरेस्ट रेट अप्लाई करके अपना वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करूंगा। अगेन ये मैंने थ्योरेटिकल बात की है, जब हम सवालों पे आएंगे तो हम सवालों पे चीज़ें अप्लाई करके न्यूमेरिकली देख भी रहे होंगे। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था ओवरड्राफ्ट रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी के हवाले से जो मैंने डिस्कस करना था। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आने वाले वक्तों में जब हम कॉम्प्रिहेंसिव और पास पेपर के क्वेश्चंस देखेंगे तो ये सारी चीज़ें न्यूमेरिकली अप्लाई होते हुए देखेंगे। तो ऑफिशियली हमारी क्लास यहीं तक थी। कुछ सवाल मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए हैं। एक तो आप लोगों ने दो आपने स्पेसिफिक बोरिंग के सवाल करने होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, और एक आपने जनरल बोरिंग का सवाल करना है क्वेश्चन नंबर 8। तो आज की क्लास को हम ऑफिशियली यहीं तक रखते हैं, लेकिन अगर आपका कोई सवाल वगैरह है तो मैं अगले 5-10 मिनट यहाँ पर मौजूद हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।